स्वागत दोस्तों आपके अपने चल पे के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, अमित शाह और मोदी की ओर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस तरीके का दिया गया है बड़ा संकेत। बताएंगे क्या बोले हैं मोदी और अमित शाह। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की दोस्तों, जहां पर बीजेपी के और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तानाशाही एक बार फिर से सबके सामने आई है। बताएंगे कैसे लोगों को बिजली काटने तक की धमकियां हार के अंदेशे के बीच दी जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के महिला सम्मान सम्मेलन के दौरान बीजेपी की महिला इकाई के लोगों ने ही बताया कि महिलाओं का हो रहा है अपमान। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में रवीश कुमार ने क्यों मोदी को हिदायत दी है कि ट्रंप को लेकर बिहार में प्रचार कराने ले आओ, बताएंगे डिटेल में जानकारी दोस्तों। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर नया मोर्चा खोला है, साथ साथ बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की रैली से पहले उनका बयान आया और राहुल गांधी क्या बोले करके चलेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी पर्पल की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में यह बात तय है कि मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की पूरी जुगत में लगे पड़े हैं, और अगर आप भी मानते हैं कि कुछ भी कर ले एनडीए गठबंधन वाले परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों मोदी और अमित शाह के बयान से ये बातें एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी को लेकर दावा किया। रैली में तारापुर के अंदर की, जैसा कि सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में कहा है कि उनका जन्म यहीं पर हुआ है। हमने स्थानीय जेडीयू के विधायक राजीव सिंह को सम्राट चौधरी के पक्ष में इस सीट को खाली करने के लिए राजी किया। तारापुर के लोग, अन्य जगह के लोग हमसे अपने विधायक के लिए मंत्री का पोस्ट मांगते हैं और अनुरोध करते हैं। मैं तो बताना चाहता हूं कि आपका विधायक पहले से ही यहां पर उप मुख्यमंत्री है। इसके बाद जो अमित शाह बोलते हैं दोस्तों, उससे पता चल रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी साजिश रची हुई है नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर बेदखल करने का, और मुख्यमंत्री के पोस्ट छीनने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। अगर भाजपा गलती से जीत जाती है दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह इस पूरे भाषण के दौरान कहते हैं कि आप लोग सम्राट चौधरी को चुनाव जितवाइए, मैं मोदी जी के साथ मिलकर सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाऊंगा। यानी दोस्तों पहले से ही डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उसके बाद अमित शाह कहते हैं कि इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार को साइडलाइन करके रिटायरमेंट का प्लान बनवाया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है तो लिखकर जरूर बताएगा। और मोदी तो एक कदम और आगे निकलकर कहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद आप लोग शपथ ग्रहण समारोह में भी आना। इस बार स्पेशल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, यानी मोदी की ओर से बिहार में स्पेशल शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी नरेंद्र मोदी संकेत दे रहे हैं कि वो स्पेशल शपथ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है दोस्तों। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बयान से ये बातें साफ तौर पर समझी जा सकती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार के बिजली मंत्री वीरेंद्र यादव अपने विधानसभा क्षेत्र सुपौल में मतदाताओं को धमकाते हुए वीडियो कैमरा में कैद हो गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि वोट नहीं दोगे तो बिजली काट दूंगा, ये बयान भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार के मंत्री वीरेंद्र यादव का है दोस्तों। सभी बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के नेता हार सुनिश्चित देख बौखलाहट में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि काम करने का वादा करने के बजाय मतदाताओं को धमकी दी जा रही है। देख लेने की धमकी, पर्ची चिपकाकर योजना का लाभार्थी साबित करने तक की धमकी दी जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के एक बिजली मंत्री के द्वारा यह धमकी देना कि मैं आपके क्षेत्र का बिजली काट दूंगा अगर मुझे वोट नहीं दिया, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं, जेडीयू वाले भी सत्ताधारी दल होने के कारण अब इनको समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए उलझुल बयान देकर जनता को ही चुनौती दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये लोग जनता को चुनौती देकर सोच रहे हैं कि जनता को डरा धमकाकर वोट ले लेंगे, लेकिन अब समय बदल चुका है। डराने धमकाने से कोई वोट नहीं देता और इनको जल्द जनता की ओर से आईना दिखाया जाएगा। तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की महिला सम्मेलन के दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे थे दोस्तों। तभी एक महिला नेता ने कहा कि यहां महिलाओं का शोषण हो रहा है। ये बात सुनकर बीजेपी के नेता सख्ते में आ गए और किसी भी तरीके से महिला को चुप कराने की कोशिश की गई, यानी महिला सम्मेलन किया जा रहा था और जब महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए आवाज उठाया गया, शोषण की बातें बोली गई, तो उसके बाद भाजपा के नेता इधर उधर झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे दोस्तों और मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगे, इग्नोर करने की कोशिश करने लगे। अगर आप भी मानते हैं कि इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है दोस्तों, और बीजेपी के लोग महिलाओं के सम्मान की तो दूर की बात, महिलाओं के लिए उठ रही आवाजों को भी इग्नोर करते हैं और केवल भाषणबाजी के लिए बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दो शब्द जरूर लिखे होता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 5 से 6 ऐसी सीटें थी जहां पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने थी दोस्तों। ऐसे में एक और सीट को लेकर आखिरकार जितने भी आपस में कंफ्यूजन था और विवाद था वो सॉल्व हो चुका है। जो खबर है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव 79 यानी बिहार के गोड्डा बोराम विधानसभा क्षेत्र को लेकर तेजस्वी यादव ने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है दोस्तों। तेजस्वी यादव रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने वीआईपी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संतोष सहनी का समर्थन किया। तेजस्वी ने कहा कि हमारे महागठबंधन पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार जो है वो विकासशील इंसान पार्टी के नेता है और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी है। और इसके बाद जो पार्टी के एक और उम्मीदवार मैदान में उतर गए थे यानी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अफजल अली मैदान में आए थे दोस्तों। उनको लेकर विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट बोला है कि वो हमारे महागठबंधन का हिस्सा है और महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी को जिताने के लिए काम करेंगे। इसके बाद वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि अफजल अली हमारे एमएलसी बने यानी उनको हम विधान परिषद भेजेंगे यानी उनके लिए भी एक जीत है और संतोष सहनी यहां से चुनाव जीतेंगे तो महागठबंधन को ये सीट मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों एक और सीट पर जो विवाद चल रहा था उसे सॉल्व कर लिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से अन्य मुद्दे भी सॉल्व कर लिए गए हैं और महागठबंधन इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर पत्रकार रवीश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसा है दोस्तों। पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि जैसे टेक्सास में प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए गए थे अमेरिका, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, अगर ट्रंप बिहार चुनाव में उनके लिए प्रचार करने के लिए आ जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब सबको मिलना चाहिए। इसके बाद रवीश कुमार ने कहा कि ट्रंप को बिहार में बुलाना चाहिए प्रचार कराने के लिए, आइए ना हमारा बिहार में। यानी नरेंद्र मोदी जब टेक्सास में ट्रंप का प्रचार करने के लिए गए थे तो मोदी को भी ट्रंप को बुलाना चाहिए बिहार में प्रचार करने के लिए। बात तो एकदम सही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का सम्मान अगर विश्व के देश कर रहे हैं और जो दावा बीजेपी वाले करते हैं दोस्तों अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो ट्रंप को भी मोदी के प्रचार के लिए बिहार आना चाहिए था। लेकिन सबको पता है कि ट्रंप अपने फायदे के लिए मोदी का प्रचार करवा रहे थे और दावा यह भी किया गया था कि भारत के पैसे का इस्तेमाल किया गया था इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला के विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी के पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष सह प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सौरभ चक्रवर्ती और घाटशिला मंडल के अध्यक्ष कौशिक कुमार मुसाबिन और अध्यक्ष तुषार कांत पात्र के साथ साथ अन्य कई सारे नेताओं ने घाटशिला के उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है दोस्तों। और सबने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही झारखंड के विकास के लिए कुछ काम कर सकता है, बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे, बीजेपी वाले केवल झारखंड को पीछे धकेलेंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक सभा को बीते दिन संबोधित कर रहे थे दोस्तों। नालंदा के नूर सराय में सभा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान नरेंद्र मोदी को डरपोक नरेंद्र मोदी बताया और कहा कि नरेंद्र मोदी डरपोक प्रधानमंत्री है, इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा गांधी में था, मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है मैंने मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाया। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर ये बातें बोल रहा है लेकिन मोदी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। और कहीं ना कहीं दोस्तों भारत और अमेरिका के संबंधों को ठीक करने के लिए उल्टा प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी इसी पर निशाना साध रहे हैं कि भाजपा वाले आखिर ट्रंप के सामने खुलकर बोलते क्यों नहीं है दोस्तों। ट्रंप बार बार भारत का अपमान करता है, इसके बावजूद ट्रंप को उस तरीके से मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता जो दिया जाना चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर खराब हो गया दोस्तों। मौसम की वजह से बिहारीगंज और आलमनगर के अंदर चुनावी सभा के रास्ते से लौट कर अभी तीसरे सभा स्थल दरभंगा के गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित समय से पहले उतरे हैं और वहां पर भी बारिश हो रही थी दोस्तों। कुल मिलाकर हर जगह जहां जहां जा रहे हैं वहां पर बिहार में अमूमन बारिशें चल रही है और इसके पीछे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि पूर्वी भारत के अंदर चक्रवात आया हुआ था। ऐसे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भी इससे दिक्कतें हुई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर चुनाव आयोग के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि असली मकसद वोटों को चोरी करने का है, असली वोटरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी तरीके की फूट डालो राज करो की रणनीति को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़े स्तंभ न्यायपालिका और मीडिया है, इसमें इन्हें मजबूत करना सरकार का काम होना चाहिए। गांधी जी और नेताजी की लड़ाई भी इंसानियत के लिए थी, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। कुल मिलाकर बीजेपी वाले फूट डालो राज करो की रणनीति पर बंगाल के अंदर चलते हुए बंगाल में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण किया जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर
उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोला कि भारतीय जनता पार्टी चोरों का एक गिरोह है जो खुद को देशभक्त बताती है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर यह निशाना बार बार वोट चोरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच साधा है। दोस्तों, इससे पहले उन्होंने अपने भाई से मुलाकात करने का फैसला लिया था और एमएनएस के नेता राज ठाकरे से मुलाकात करते हुए आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। दोस्तों, अब एमएनएस के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो मुख्य टारगेट होगा दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में दोनों भाई मिलकर इस बार बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मूड बना चुके हैं। देखते हैं किस तरीके का नतीजा आता है दोस्तों और लोग किस आधार पर वोट करते हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी, बीएमसी के चुनाव से जुड़ी, उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई, तो लिखकर जरूर बताते रहेंगे। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस फॉर्मूले से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता था दोस्तों, सफलता हासिल की थी। अब उसी को तेजस्वी यादव के रण में आजमाने का दाव चल रहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कोर वोट बैंक यानी MY समीकरण के एकजुटता के साथ साथ गैर यादव ओबीसी समाज को साधने का प्रयास किया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाले जो सपना भी नहीं देख रहे थे वो बीजेपी वालों का सपना दूभर हो गया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वाले बुरी तरीके से चुनाव हार गए। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला काफी कम काम कर रहा है और तेजस्वी यादव भी उसी फॉर्मूले के अंतर्गत मुकेश सहनी को साथ में लेकर बने हुए हैं। दोस्तों, साथ साथ मुकेश सहनी के पास कम से कम 6-7% वोट है। दोस्तों, इसी तरीके से अन्य लोगों के पास भी समर्थन है, चाहे आईपी गुप्ता हो, उनका भी कुछ परसेंटेज राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जो पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल केवल 12-13 हजार वोट कम रह गई थी बीजेपी और एनडीए गठबंधन कंपेयर में, इस बार काफी ज्यादा वोटों से एनडीए गठबंधन की तुलना में लीड बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये जो छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला बनाया गया है, इसका असर होगा और इस बार इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ी जीत बिहार में हासिल कर सकता है। परिवर्तन तो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह बिहार में नजर आती है। तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार पीडीए का फॉर्मूला बिहार में भी तेजी से चलेगा तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार के अंदर हो रही सभाओं पर जमकर कटाक्ष किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर 20 साल में एनडीए गठबंधन वालों ने काम किया है, विकास किया है, तो ये लोग बिहार में घूम घूम कर आखिर कर क्या रहे हैं। इनको तो घर बैठना चाहिए। इनको तो अगर 20 साल के उन्होंने काम किया है तो जनता इनको वैसे ही वोट दे देगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जनता को फिर से ठगने के लिए आए हुए हैं। यानी राबड़ी देवी अपने हिसाब से तंज कसते हुए बीजेपी वालों को ही आईना दिखा रही है। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि राहुल गांधी के द्वारा ये जो बोला गया कि यमुना किनारे में एक तो यमुना नदी दिखाई गई जो गंदी थी और दूसरा उसके किनारे में एक फिल्टर पानी से तालाब बनाया गया जिसमें मोदी को आना था दोस्तों और बिहार चुनाव को साधना था। लेकिन बाद में जब जोरदार विरोध हुआ तब मोदी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और अब नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि वो अपने लिए अलग से ट्रीटमेंट के लिए अलग तरीके का प्रोग्राम आयोजन करवाते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए साफ सुथरे पानी वाला एक तालाब बनाया गया था जबकि आम जनता के लिए कुछ भी नहीं था। इस पर नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया गया। दोस्तों, तो सबको पता था कि नरेंद्र मोदी अगले दिन भाषण देने के लिए मुजफ्फरपुर में आएंगे तो वो जरूर ये कहेंगे कि मुझे अपमानित किया गया, छठ पूजा का अपमान किया गया, छठी माई का अपमान किया गया और हुबहू उसी तरीके का बयान नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर के अंदर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब लोग नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से पहचान चुके हैं और कोई भी बच्चे से बच्चा व्यक्ति भारत के अंदर बता सकता है कि नरेंद्र मोदी का अगला भाषण क्या होने वाला है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सेम तरीके की चीजें कर करके नरेंद्र मोदी ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर डाला है और अब बच्चे नरेंद्र मोदी के इस तरीके की रणनीति के बारे में जानते हैं तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष अबू आजमी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बयान दे दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो वंदे मातरम को अनिवार्य करना उचित नहीं सोचते हैं क्योंकि इसमें मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती है। मुस्लिम धर्म की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी पर अबू आजमी ने निशाना साधते हुए कहा कि वोट के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। वंदे मातरम जैसे मुद्दे उठाकर मुस्लिमों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा उछालना चाहती है। अबू आजमी ने आगे कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम हमेशा दुखी रहे, उनके अंदर अहंकार का भाव हुआ है जो गांधी और अंबेडकर को मानते हैं, उन्हें एकजुट होकर इनको रोकना पड़ेगा। वंदे मातरम के मुद्दे पर आजमी ने कहा कि मैं कोई पत्र नहीं दूंगा, ना ही विरोध करूंगा, जिसे जो करना है वो करो। महापालिका चुनाव को लेकर अबू आजमी ने कहा कि मैं किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा। यानी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरीके से वंदे मातरम को अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं उसे लेकर विरोध जताया जा रहा है मुस्लिम समाज के नेताओं के द्वारा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का मामला आपको याद होगा दोस्तों, जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया था। इसमें भाजपा के नेता के बेटे का हाथ बताया जा रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार में मोदी और अमित शाह के करीबी नेता, गृह मंत्री के तौर पर, पूर्व गृह राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके अजय मिश्रा टेनी के बेटे का हाथ बताया जा रहा था। दोस्तों, 2023 में इसकी सुनवाई सर्वोच्च अदालत के अंदर शुरू की गई जो लगातार चल रही है। बीते 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के अंदर एक SUV ने 4 किसानों को कुचल डाला दोस्तों, जिसमें किसानों की जान चली गई। पूर्व केंद्रीय
जाहिर है राज्य मंत्री अजय टेनी और बेटे आशीष मिश्रा टेनी को इस मामले को लेकर आरोपी बनाया गया और बाद में कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया दोस्तों, और बाद में कई दिनों के बाद उसको जमानत भी दे दिया गया। अब जो खबर है उसके अनुसार जितने भी गवाह थे वे सबके सब पलट रहे हैं दोस्तों। मुकर गए लखीमपुर खीरी कांड के 20 गवाह, यानी जिस गवाह के आधार पर बीजेपी के नेता के बेटे को जेल के सलाखों के पीछे रखा गया था दोस्तों, और वीडियो भी आया था जिसमें एसयूवी जो बीजेपी के नेता का था उस एसयूवी से किसानों को कुचला गया था दोस्तों। ऐसे में आप लोग 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं खुले तौर पर ये देश के जुडिशियल सिस्टम का अपमान है, जहां पर जो गवाही देने वाले लोग हैं दोस्तों अगर वो मुकर जाएंगे तो उनको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा खतरा महसूस हुआ होगा जिसके कारण उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है। और अजय मिस्टर टेनी का जो बैकग्राउंड है सब लोग जानते हैं। हालांकि इस बार जनता ने लखीमपुर खीरी में अजय मिस्टर टेनी को चुनाव हरा दिया था दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई के अंदर एक जोरदार तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य पिछले 1 साल से सरकारी सिस्टम और शिक्षा विभाग से नाराज चल रहा था। उसका दावा था कि महाराष्ट्र सरकार की माझी शाला सुंदर शाला योजना का कंसेप्ट उसी का बनाया हुआ था। यह विचार उसकी बनाई हुई फिल्म लेट्स चेंज पर आधारित थी, जिसे सरकार ने 2022 में लागू किया। रोहित का आरोप है कि सरकार ने उसका आइडिया, कंसेप्ट और फिल्म के राइट्स इस्तेमाल किए, लेकिन ना तो क्रेडिट दिया ना कोई भुगतान दिया। उसका कहना था कि उन्होंने मुझसे काम करवाया और मेरी मौजूदगी को पूरी तरीके से नकार दिया गया, कोई पैसा भी नहीं दिया गया। आपको बता दें कि रोहित तात्कालिक शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से उसकी सराहना करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और 2 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पैसा नहीं दिया गया। यानी घूम फिरकर भाजपा का मंत्री एक व्यक्ति को धोखा दे रहा था, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया दोस्तों। आरोप लगाकर बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया और एनकाउंटर में मारे जाने की खबर है दोस्तों। अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सवाल पूछा जाना चाहिए कि उसने काम करवाकर व्यक्ति को पैसा क्यों नहीं दिया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि काफी गंभीर मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सारे बड़े कांड में भाजपा के नेताओं का नाम सामने आता है तो इससे पता चलता है दोस्तों कि बीजेपी वाले किस तरीके से सत्ता का इस्तेमाल करते हुए पैसा बनाने में लगे पड़े हैं। अब इस मामले पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 20 साल के बाद मोदी नीतीश घोषणा पत्र क्यों ला रहे हैं, यह सवाल पूछा गया दोस्तों। सुप्रीम सेनेट कहती है कि इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहिए था कि आखिर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला बिहार में हुआ। 64% लोग 67 रुपए प्रति दिन से गुजर कर रहे हैं। बिहार में 57% अस्पतालों की कमी है। 16,529 स्कूल में बिजली नहीं है। 73,063 स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। कुल मिलाकर 3 करोड़ 45 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं बिहार के अंदर। जब इतना भयावह स्थिति है तो मोदी और नीतीश को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहिए, लेकिन ये लोग मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो लोग सत्ता से बाहर होते हैं और सत्ता में आने पर क्या करेंगे ये बताने वाले होते हैं, उनको मैनिफेस्टो लेकर आना चाहिए। और जो लोग सत्ता में आसीन है, पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मलाई चाट रहे हैं सत्ता की, उन लोगों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 20 साल में बिहार को क्यों गर्त में डाल दिया, क्यों बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्यों अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं आते। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी प्रचार करने के लिए बिहार के ठाकुरगंज विधानसभा सीट पहुंचे थे। एनडीए के प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए उनके साथ में मनोज तिवारी भी मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया कि कोल्हान भाजपा के 3 दर्जन नेता झारखंडी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। देखिए बाबूलाल जी की स्थिति, ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है, हर 2 मिनट से मोबाइल देख रहे हैं। खैर अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाइए। कोल्हान में बीजेपी के सिर्फ पूर्व ही बचेंगे, यानी सारे लोग पूर्व वाले बचेंगे। कोई ऐसा नहीं बचेगा जो भारतीय जनता पार्टी का आपका नेता हो, क्योंकि सब पलटी मारेंगे, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि बीजेपी वाले अपने बड़े बड़े नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ही केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जनता के विश्वास, विकास और जनता के उत्थान से उनका कोई लेना देना है नहीं। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है, हमला बोला है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बीजेपी साजिश के तहत जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। गाजीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को बीजेपी केवल चुनाव का दूल्हा बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कोई और व्यक्ति बीजेपी ने तैयार रखा हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में नीतीश को आगे कर रही है और फिर नीतीश कुमार को पीछे किया जाएगा और उसकी जगह, नीतीश की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बात तो एकदम सही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले खुलकर ये नहीं बोल रहे कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इससे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए।